हेलो फ्रेंड्स, तो ये और ज्योग्राफी अब हम पढ़ने क्या देखते हैं कि आखिर में वाई यू शुड स्टडी ज्योग्राफी। तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम में ही इंपॉर्टेंस है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए, और ज्योग्राफी मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी रीजन में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको ज्योग्राफी काफ़ी समझ होनी चाहिए, तब वहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। चाहे वहाँ पे जितने भी डिजास्टर आएंगे तो उसको समझ के फिर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम है वहाँ पे जो IAS IPS होंगे उनको ये सब चीज़ें प्रोटेक्ट करने का, तो वो आपको प्रोटेक्ट करना होगा वहाँ पे। तो आपको उस रीजन का ज्योग्राफिकल जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, और वो तो रीजन का नॉलेज होना चाहिए, बाकी आपको वर्ल्ड की भी जितनी भी कॉन्सेप्ट है वो पता होनी चाहिए, कैसे पृथ्वी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि आप नहीं सोच सकते, जिसको आप हमेशा सोचते होंगे कि आखिर में ये कैसे होता है, ये चीज़ें कैसे होती हैं। ये चीज़ें आप जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगी कि फिर पृथ्वी कैसे बना, हमारा ग्रह कितने हैं, सूर्य का रोशनी दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मतलब भूकंप क्यों आता है, ज्वालामुखी कैसे निकलता है, माउंटेन कैसे बनते हैं, समझिए नदी कैसे बनती है। एक चीज़ों का मतलब ऐसा नहीं है जो आपको पता ना चले, रीजन एक एक रीजन पता चलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ऐसा नहीं है, आप ये जो मैं फिगर लगाया हूँ तो इससे आप समझ सकते हैं, आपको एक एक चीज़ें बादल से लेके बारिश तक के बारे में पता चलेंगी, पर्वत के बारे में, जो पुराने पर्वत हैं, नए पर्वत हैं, झील के बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मतलब कि अच्छा सब्जेक्ट है, और काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और बिल्कुल उसी तरह पढ़ाऊंगा। और इसमें जो फोटो और डायग्राम होगा वो आपको काफ़ी मिलेगा, क्योंकि बिना डायग्राम के ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल वो बेकार वाली बात है। तो वो ज्योग्राफी में डायग्राम का बहुत महत्व है, और एक एक डायग्राम को हम देखेंगे। यही नहीं कि महाविश्व फोटक जो सिद्धांत हो जाएगा तो होगा, तो उसको हम अच्छे से जानेंगे, और डायग्राम के तहत आप जानिएगा तो वो याद भी रहेगी। और लाइव भी फोटो आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं पे, जहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है आपको, वो मैं आपको लाइव पिक्चर के तहत भी दिखाऊंगा। तो अब हम देखते हैं, अपने टॉपिक को देखते हैं। तो पहला नंबर है कि जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है आपको। तो जीवन को बनाए रखने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ों की आप जानते हैं उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होगा, और विनाश होगा तो आपको पता होनी चाहिए कब विनाश होगा, कैसे विनाश होगा। तो वो चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगे, अगर आप ज्योग्राफी का नॉलेज होगा आपको तब पता चलेगी। जैसे आज पृथ्वी है, तो पृथ्वी है तो उसका एक आने वाले दिनों में विनाश होगा, ये सबको पता है। विनाश होगा तो फिर आपको पता भी होनी चाहिए। चाहे सूर्य हमारा है, तो सूर्य भी है तो उसका भी एक दिन जब एक टाइम आएगा तो वो भी मतलब कि अपने जीवन को पूरा करके उसकी भी मृत्यु होगी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको जहाँ पे रहते हैं वहाँ का भी ज्योग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए, कि इस क्षेत्र में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, किस टाइप का भूकंप आता है, मतलब किस एरिया में है आप जो आज देख रहे हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड घटनाएं हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा। बिना ज्योग्राफी के नॉलेज को आपको पता नहीं चलेगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अभी देख रहे हैं ओजोन परत में छिद्र हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको कैसे पता चलेगा। जब आप एटमॉस्फेयर के लेयर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो समताप मंडल है तो उसमें हमारा ओजोन लेयर भी मिलता है, और ओजोन लेयर मिलता है तो उसका ह्रास हो रहा है, जिससे कि पराबैंगनी किरण आ रही है, और पराबैंगनी किरण आ रही है तो हमारे शरीर पे इफेक्ट कर रही है, और उससे आप देख रहे हैं कैंसर जैसी बीमारियों का ज़्यादातर प्रचलन बढ़ रहा है। तो इसका एक ये भी रीज़न है। तो ये आपको कैसे पता चली, ज्योग्राफी लोग पढ़े हैं, उसका जब अध्ययन कर रहे थे तो उसके बारे में आपको पता चली समताप मंडल में कि ओजोन परत है और ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, तो इससे हमें पता चली, और फिर हमने प्रोटेक्शन भी किया। और आप देख रहे हैं कि ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे मोटा होते जा रहा है लेयर, तो उसको हमें पता चला, फिर हमने उसके प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाया और प्रोटेक्शन किया, तो फिर आज वो सक्सेस है, और वो हम लेयर को फिर बढ़ाने में सक्सेस हुए हैं। और जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग है तो आपको पता होगी तभी तो चीज़ें की बर्फ के बारे में आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो बर्फ का पिघलना, तो फिर ये कैसे पता चलेगा बर्फ पिघल रहा है, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जितने तटीय देश हैं, चाहे हमारा ही देश है तो तट देख रहे हैं हमारा बहुत ज़्यादा है, तो वो समुद्र लेयर बढ़ेगा, तो लेयर बढ़ेगा तो फिर हमारे तटीय स्टेट हैं वो धीरे धीरे उनका जो लैंड है वो डूबेगा, तो फिर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जनसंख्या इधर बढ़ेगी मेनलैंड इंडिया में, फिर उससे जो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। तो ये सब भी जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है जानना आपको। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ पिघल रहा है, पानी समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो ये पता होनी चाहिए। उसका प्रोटेक्शन हम तभी करेंगे जब आपको पता होगा, और पता कैसे होगा, जब आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवन को बनाए रखने के लिए पहला नंबर आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें इसमें समझनी पड़ेगी। अब इसमें मैं बताने को तो बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन फिर हमारा टाइम व्यर्थ
जाएगा। तो कुछ कुछ पॉइंटों को हम जल्दी जल्दी इसमें देखते चलेंगे। और विकास कैसे होगा इसको जानने के लिए भी आवश्यक है। विकास कैसे होगा, तो अब विकास के लिए आपको ज्योग्राफिकल रीजन पता होनी चाहिए, किस इलाकों में आपका जो देश है वो पड़ता है, चाहे किस इलाकों में आपका स्टेट पड़ता है, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट किस में पड़ता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर आप बनिएगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। विकास के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है जो ज्योग्राफी है। आपको रीजन पता होनी चाहिए कि इस रीजन में कौन से मिनरल रिसोर्स हैं वो मिलते हैं, तो उसका फिर आप दोहन कर पाइएगा। दोहन कर पाइएगा रिसोर्स होगा तो फिर उससे डेवलपमेंट हो पाएगा। जैसे कि अब ज्योग्राफी पढ़ने से ही आपको पता चलता है कि रेगिस्तान है तो फिर कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं खाई है, कहीं लैंड है जहाँ पे कृषि होती है। तो ये ज्योग्राफी में आप देखिए कि पढ़ाया जाता है और बिल्कुल उसका क्लासिफिकेशन होता है कौन सा लैंड कहाँ है। तो हमारी भी जो देश है उसका क्लासिफिकेशन किया है, पर्वतीय क्षेत्र है, हमारा लैंड है जो कि गंगा यमुना का द्वाब आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी उपजाऊ ज़मीन हमारी मिलती है। सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों द्वारा बहुत उपजाऊ लैंड बनाया जाता है। तो ये पता होनी चाहिए आपको रीजन, तब जाके आप वहाँ पे कृषि कर पाइएगा। चाहे जो मिनरल है, अब दक्कन का पठार है तो वहाँ पे आप देखिएगा कि सभी मिनरल जो है वो दक्कन के पठार में मिलते हैं। कोयला से लेके आप कुछ भी देख लीजिए, सब वहीं से मिलते हैं हमें। तो अब ये कैसे पता करिएगा आपको पता करने के लिए फिर ज्योग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। उसमें आप देखिएगा कि जो मैग्मा आके ऊपर जमता है, तो मैग्मा के आने से वजह से ही हमारा जो दक्कन का पठार बना है। अब मैग्मा आता है तो फिर वहाँ पे जीवाश्म भी धीरे धीरे उसमें मरते हैं धीरे धीरे जीवाश्म गल के फिर वो मिनरल बनता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी रेगिस्तान है तो अरब वाले क्षेत्र को देख लीजिए। तो अरब वाले क्षेत्र में जो अब मान लीजिए कि जो पेट्रोलियम निकालता होगा उसको भी ज्योग्राफिकल नॉलेज होगा, क्योंकि आप देखेंगे अभी रेगिस्तान वाला इलाका है जो अरब का क्षेत्र है तो पहले वहाँ पे हरी भरी चीजें होंगी, जीव जंतु होंगे, जानवरें होंगी। फिर वहाँ पे अब धीरे धीरे जो हुआ वो सब चीजें समाप्त होकर जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो नीचे चले गए। नीचे जाके फिर वहाँ पे उनका प्रेशर बना और फिर टाइम लगा तो फिर वो जाके कोल बन गया, वहाँ से गैस भी निकलती है। तो अब उनको पता चला, जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे उनको पता चला होगा कि हाँ यहाँ पे अब रेगिस्तान है तो यहाँ पे जरूर पेट्रोलियम होगा। तो जिस क्षेत्र में रेगिस्तान है जहाँ पे कुछ उत्पादन नहीं होता वहाँ पे आप देखिएगा पेट्रोलियम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले हरियाली थी लेकिन वो हरियाली अब नीचे दब चुकी है। तो इससे भी पता चलता है फिर वो लोग अपने विकास में उसका उपयोग करते हैं। तो देखेंगे जितने अरब कंट्री है तो वो अपने विकास में इतने पेट्रोलियम का उपयोग करके इतना विकास किए हैं। अगर आज पेट्रोलियम नहीं रहेगा तो फिर उनकी इकोनॉमी सफरिंग करने लगेगी। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो ये विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए। और लोगों की सुरक्षा के लिए भी आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब ज्योग्राफी की नॉलेज होगी, आपको भूकंप के बारे में जब नॉलेज होगा तो अब जब कहीं डिस्ट्रिक्ट में आप मान लीजिए आपको कार्यभार संभालने को दिया गया है, तो अब मान लीजिए जो हमारे तटीय राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु, तो उधर आप देखेंगे बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, तो अब वहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चक्रवात आता है। तो आपको चक्रवात के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगी? आपको मिलेगी वो ज्योग्राफी से, कि चक्रवात जब समुद्र से आता है तो वो तो स्पीड गति में आता है और फिर जब देखिएगा लैंड से टकराएगा, जब उसको पानी नहीं मिलेगा चीज़ें कि ऊपर ले जा सके, तो अब लैंड से टकराएगा और भीतर जब जाएगा तो धीरे धीरे चीज़ें उसकी कमज़ोर हो जाएगी और चक्रवात धीरे धीरे लैंड से टकरा के ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ पढ़ाई जाएंगी? ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएंगी। और फिर आप उसके अनुसार पॉलिसी बना पाएंगे वहाँ पे कि लोगों की सुरक्षा कैसे करनी है, किस इलाकों में आपको शिविर बनाना है लोगों के रहने के लिए, ऊंचे इलाकों पे आपको रखना होगा लोगों को, ताकि जब बारिश भी होगी तो आपको वहाँ पे बाढ़ आ सकते हैं तो लोग उससे बाढ़ से सफरिंग कर सकते हैं। ये बात आपको पता चलेगी कि कैसे, जब आप चक्रवात के बारे में पढ़े होंगे। और चक्रवात के बारे में आप कैसे पढ़िएगा? ज्योग्राफी में पढ़िएगा, तब जाके आप उनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप जो पहाड़ी इलाका है उसमें रहते हैं, उसमें आपको कार्यभार मिला है संभालने को, तो वहाँ पे आप देखिएगा लैंडस्लाइड बहुत आता है। लैंडस्लाइड आके जितने भी रोड होते हैं उनको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, पूरा जो सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का वही समाप्त हो जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा लैंडस्लाइड आता है तो उससे कैसे बचना है? और लैंडस्लाइड को रोकने के लिए भी बहुत सारा मेजर आपको ज्योग्राफी में ही पता चलेगा कि वहाँ पे पेड़ लगाना है, जो भी ऊपर पहाड़ है उसको रोक के रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे आपको। जो आप तार वार की व्यवस्था देखते हैं वो करनी पड़ेगी, ज़्यादा पानी ना हो वहाँ पे, पसीजे ना इलाका, क्योंकि पानी होगा तो फिर वो नीचे आ जाएगा। तो फिर आप उसका प्रोटेक्शन कर पाते हैं। पहाड़ को ढक दिया जाता है ताकि जो पानी है वो सीधे फिसल के गिर सके, पहाड़ में दलदली क्षेत्र ना बन सके, क्योंकि दलदल होगा तो फिर वो नीचे खसक के आएगा। ये आपको पता चलेगा। और दूसरी बात है, आपको जो भूकंप होता है अर्थक्वेक, उसके बारे में आपको पता चलेगी। आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तभी पता चलेगी कि दो प्लेट जब टकराती हैं तो भूकंप आता है। तो अब आपको प्लेट के बारे में भी ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा कि प्लेट घर्षण करते हैं, और घर्षण किस एरिया में करेंगे? पहाड़ी एरिया में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ भी बनने का एक रीजन मैं जब आपको बताऊंगा। तो पहाड़ बनने का रीजन है, दो प्लेट जब टकरा रही है तो पहाड़ बन रहा है वहाँ पे, तो वो प्लेट वहाँ पे घर्षण हमेशा करती रहेगी। और ये चीज़ें आप कहाँ पढ़ेंगे? ये भी चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और फिर अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे पाएंगे। जो लोग होते हैं उनको सुरक्षा कर पाएंगे
कैसे वहाँ पे मेजर भी बताया जाता है कि अर्थक्वेक से कैसे निपटना है, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे, तो ये भी आपको ज्योग्राफी से ही पता चलता है। तो ये आपको फायदा होता है यहाँ पे। और तीसरी बात है, सभी विषयों का केंद्र है। तो सभी विषयों का केंद्र इसी को माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी विषय आप देखेंगे तो वो इसी से निकले हुए हैं, ज्योग्राफी की वजह से आप देखेंगे। मतलब ज्योग्राफी की वजह से, जैसे गंगा यमुना का दोआब है, तो आप देखे पढ़े होंगे हिस्ट्री में अगर, तो आप वैदिक काल देखे होंगे तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल रहता है। तो उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज होती है। तो गंगा यमुना वाला जो क्षेत्र है उसमें पहले जंगल रहता है, वहाँ पे आप जा भी नहीं सकते थे, बहुत घना जंगल रहता है, उधर जाना ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी अच्छा खासा रहता है कि तो जंगल हो गया रहता है। और जब आर्य आते हैं तो आर्य में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आप देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में तो देखेंगे जो लोग रहते हैं आर्य का जीवन मतलब घुमाकरो जैसा रहता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि उनका जीवन में स्टेबिलिटी आती है। और स्टेबिलिटी क्यों आती है? जब लोहा मिल जाता है तो फिर वो लोग जंगल को काटते हैं और वहाँ पे कृषि होना शुरू हो जाता है। और कृषि होना शुरू होता है तो आपका जीवन अस्थायी होगा, और अस्थायी होगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे आपको अस्थायी जीवन में फिर आपको चाहिए रूल की ज़रूरत, क्योंकि अब जब लोग अस्थायी रहने लगेंगे तो वहाँ पे अब रूल भी चाहिए आपको, क्योंकि एक साथ बहुत लोग हैं तो किसी भी रूल से आप नहीं चल सकते हैं, तो रूल की ज़रूरत होती है। तो फिर वो राज्य व्यवस्था जो आप देखते हैं कि पॉलिटी सब्जेक्ट का इजाद होता है। और दूसरी बात ये है कि अब चाहिए आपको इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में आप क्या देखते हैं, वही व्यापार कैसे होता है, प्राइमरी सेक्टर, ये सब बनता है। तो अब उस टाइम तो उतनी इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई थी, मतलब इतना सब्जेक्ट जैसे आज पढ़ाया जाता है वो पता नहीं थी। लेकिन समझिए कि इकोनॉमी तो चल ही रही है, लेकिन आज आप सब्जेक्ट का नाम दे दिए तो फिर इकोनॉमी भी डेवलप होती है, वहाँ से व्यापार वगैरह होना शुरू होता है। तो ये सब चीज़ें भी ज्योग्राफी से जुड़ती हैं। ज्योग्राफी से जुड़ती है मतलब कि अब उस एरिया के बारे में आप पढ़िएगा कि हमेशा जो मानव सभ्यता डेवलप हुई है तो वो नदी के किनारे ही हुई है। नदी के किनारे ही जो कृषि होगी, उसके बाद कृषि होगी तो प्रोडक्शन होगा, तो मतलब लोग वहीं पे रहने आते हैं जहाँ पे नदी है। तो जितने भी आप देखेंगे कि पहले सभ्यताएं बनी है, मिस्र की सभ्यताएं देख लीजिए, मेसोपोटामिया की देख लीजिए, चीन की सभ्यता देख लीजिए, या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता, यही 4 इनिशियल फेज में सभ्यताएं थी। तो ये जो चारों सभ्यताएं बनी है वो नदी के किनारे बनी है। और नदी के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि सभी विषय यहीं से डेवलप होते हैं। जब लोगों ने स्थायी जीवन अपना शुरू किया वहीं से ये सब सब्जेक्ट शुरू हो गए थे, आज आप नाम दे दिए हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगला जो है हमारा पर्यावरणीय जो समस्याएं है उसको समाधान के लिए भी आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो अब जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट आप पढ़ते हैं तो आपको पूरी चीज़ें उसमें में नहीं बताई जाती है, वो पूरी तरह से इंटर रिलेटेड है। आप देखिएगा कि वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, और जिसको ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज नहीं होगा वो इन्वायरमेंट पढ़ के समझिए कि अपने आँख में धूल झोंक रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जब तक ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं होगा आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा, ये लाजमी सी बात है। टोटल कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी का ही होता है, उसको आप इम्प्लीमेंट फर्दर थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके वहाँ पे पर्यावरण में पढ़ते हैं। तो ये जो पर्यावरणीय समस्याएं है उसको भी सॉल्व करने के लिए आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एरिया वाइज भी देखिएगा पर्यावरणीय समस्या, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे अलग तरह की समस्याएं हैं, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ पे दूसरी तरह की समस्याएं हैं। तो ये भी आपको पॉपुलेशन पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी में ही, और इससे भी ज़्यादातर चीज़ें जुड़ती हैं और हमें पता चलती है पर्यावरण के बारे में, और फिर हम उसके अनुसार मेजर उठा पाते हैं। तो पर्यावरण में अभी मेनली खास आप देखेंगे तो वो समस्याएं क्या है, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, जितने भी जानवर है वो लुप्त होते जा रहे हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन फैल रहा है। तो पॉल्यूशन से रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ें हैं, और ओजोन परत में हमारे छिद्र हो रहा है इसी वजह से। तो ओजोन के बारे में मैंने बताया, तो ये पर्यावरणीय समस्याएं ही हैं, ओजोन परत का जो छिद्र है। दूसरी बात है कि जितने भी जानवर अभी समझिए कि लुप्त हो रहे हैं तो वो भी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। अब जानवर भी रहते हैं जिस एरिया में तो वो भी बिल्कुल ज्योग्राफी से जुड़ा है, कि इस एरिया में कौन से जानवर रहेंगे ये भी बिल्कुल ज्योग्राफी से जुड़ा है। हर एक क्षेत्र में सभी जानवर नहीं रह सकते, और ये भी पर्यावरणीय समस्याएं में ही आती है कि जो जानवर है हमारे वो विलुप्त हो रहे हैं। उसको भी जानने के लिए आपको उस एरिया का ज्योग्राफिकल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब जो जानवर ढूंढा भी जाता है तो उसका एक ज्योग्राफिकल फैक्टर के अनुसार ही ढूंढा जाता है कि इस जो ज्योग्राफी है, अब जहाँ पे जंगल है वहीं पे जानवर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं और भी जानवर रहने लगेंगे। जैसे कि आज आप देखेंगे कि जो हमारा चीता आया है, तो चीता आया है तो आपको देखिएगा मध्य प्रदेश वाले इलाकों में रखा गया, तो अब वो वहीं पे क्यों रखा गया है, क्योंकि उसके लिए वही सूटेबल चीज़ है, उस टाइप की जो इकोलॉजी है वहीं पे है, इस वजह से रखा गया है। तो ये सब ज्योग्राफी के तहत ही आपको पता चलती है। आप रीजनों को सेक्टर में आप बांट के पढ़िएगा कि इस रीजन में ये चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। बहुत तरह के जलवायु हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एरिया में कौन सा जलवायु है और वहाँ पे कौन सी जीव मिलती है, कौन सी वस्तुएं वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, कौन सा इंडस्ट्री वहाँ पे लगता है, क्या क्या चीज़ें, और किस टाइप के पब्लिक रहते हैं और कौन सी ट्राइब रहती है। तो ये भी ज्योग्राफी में ही आपको पढ़ाया जाता है, और इससे पर्यावरणीय समस्याएं बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और
अगला जो है अर्थशास्त्र इसके द्वारा तय किया जाता है और विकास निर्धारण भी होता है। तो अब ज्योग्राफी के अनुसार ही अर्थशास्त्र जो है ये निर्धारित किया जाता है। अब जापान की जो इकोनॉमी है तो आप देखिएगा कि वहाँ पे कृषि उतनी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे देखिएगा उतना लैंड ही नहीं है उनके पास, और जो लैंड है तो वहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कृषि नहीं कर सकते। तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डिपेंड है कि वो रॉ मटेरियल को मंगाओ और वहाँ पे प्रोडक्शन करो और फिर दूसरे देश में उसको बेचो। तो उनकी इकोनॉमी उसी से डिसाइड है। और भारत की इकोनॉमी भी देखिएगा कि आप हमेशा प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादातर आश्रित रहिए, कृषि वाले क्षेत्र पे। कृषि के वजह से ही हम अपने जो अतीत है उसमें सबसे गौरवशाली इतिहास में रहे हैं और हमारे पे इतना आक्रमण हुआ है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कृषि की वजह से बहुत आगे थी। तो ये आपको पता चलेगी। इसी में हम बांट के देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। तो ये मैं आपको बताऊंगा। और फर्दर वो इकोनॉमी में भी क्लासिफिकेशन होता है, तो वो भी वहाँ पे आपको आएगा। तो ये निर्धारण होता है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था जो होगी हमारी आर्थिक नियोजन किस टाइप की होगी, कृषि प्रधान होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा आगे होगा, या फिर आप देखिएगा कि जो सर्विस सेक्टर है वो आगे होगा। तो इसका भी निर्धारण इसी से होता है। और दूसरी बात है कि विकास का निर्धारण इसी से ऐसे भी होता है, जैसे कि आप देखिएगा तो ये मैंने जो एरिया होता है, तो एरिया आप देखिएगा तो अब ये हमारा जो पृथ्वी है, तो अब जितने भी आप डेवलप कंट्री देखेंगे लगभग, तो इस एरिया में ही डेवलप कंट्री मिलेंगे। तो यूरोपीय जो कंट्री है ये भी आपको इसी एरिया में मिलेंगे, अमेरिका भी यहीं मिलेगा, कनाडा भी आपको यहीं मिलेगा, आप समझिए रूस भी यहीं मिलेगा। और जितने इस एरिया में आप देखेंगे कंट्री के वो बीच वाले, तो उनका देखिएगा वो डेवलपिंग कंट्री है और कुछ अंडर डेवलप भी है। तो ये भी आपको पता चलेगा। और ये जापान वापान आप देखिएगा तो ये एक रीजन में ये डेवलप कंट्री है। तो अब इसका भी रीजन है, रीजन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि क्यों आखिर में यहीं पे डेवलप कंट्री है, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है। तो अब उनके कार्य करने की क्षमता से होता है। जैसे ये इलाका है तो आप देखिएगा ये ठंडा इलाका है, यहाँ पे सूर्य का रोशनी सीधे पड़ता है बीच वाले इलाकों में, तो सूर्य की रोशनी पड़ेगा तो वहाँ पे कार्य करने की जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। अब जो आपको धूप लगेगा, मान लीजिए कि आप कहीं पे ट्रैफिक पुलिस ही है, ट्रैफिक पुलिस है, तो वहाँ पे अगर धूप लगेगी तो उतने अच्छे से आप काम नहीं कर सकते। आपको हमेशा उस इलाकों को ढूंढिएगा जहाँ पे बैठ के आप आराम कर सके। लेकिन यहाँ पे स्टेमिना तो लोगों को ज़्यादा होता है, स्टेमिना होता है। उसके बाद जो ठंडा इलाका रहता है तो वहाँ पे लोगों को स्टेमिना तो हो गई है और वो स्टेमिना का उपयोग करते हैं फिर काम करने में। और ज़्यादा काम करिएगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और भी बहुत सारे कारण है डेवलपमेंट। एक ये भी कारण आता है डेवलपमेंट का कि इस इलाके में ज़्यादातर डेवलपमेंट क्यों हुआ है, तो ये आपको पता चलती है। ये भी आपको ज्योग्राफी से ही पता चलती है। ज्योग्राफिकल जब आप क्लाइमेट को देखिएगा तो सबसे सूटेबल क्लाइमेट बनता है इस इलाकों में, जो ब्रिटेन वाला इलाका है। और फिर ब्रिटेन इसका फ़ायदा उठा के वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन सबसे पहले हुआ है। और फिर उसके बाद जितने भी वो लोग प्रोडक्ट उत्पादन किए हैं फिर उसको बेचने के लिए कॉलोनी बनाए हैं। तो उसके बाद आप देखिएगा कि ब्रिटेन हर एक देश पे फिर कॉलोनी बनाता है, वहाँ से राज्य करना शुरू करता है, सभी देशों को अपना कॉलोनी बनाता है। तो ये भी इसमें मैं आपको जब बताऊँगा वहाँ पे, तो वो ज्योग्राफिकल सेक्टर में आपको बात करूँगा कि यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन बनता है, ना ठंड पड़ता है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे मतलब वेस्ट एरिया है यहाँ पे। आपको लगता होगा कि ठंड पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो कोल्ड करंट है उधर से आती है जो, और इधर से हॉट करंट आती है, वहाँ पे यहाँ पे मिलती है ब्रिटेन वाले क्षेत्र पे। और वहाँ पे सबसे सूटेबल मतलब क्लाइमेट का निर्माण होता है। ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे गर्मी कम हो, जहाँ पे ठंड कम हो। अब गर्मी भी हमारे यहाँ ज़्यादा पड़ेगी, ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी, तो उसमें काम करने की इफिशियंसी कम हो जाती है। और कम होगी तो फिर आपका जो डेवलपमेंट है वो भी कम होगा, क्योंकि काम करने से ही डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ आप गर्मी में देख सकते हैं, गर्मी में किसी को काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और ये आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर पे आपको डिसाइड होता है विकास, ये आपको समझना पड़ेगा। और ज्योग्राफिकल फैक्टर से ही जितने संसाधन होते हैं इसका भी पता चलता है, कहाँ पे कितना संसाधन है। और जहाँ पे संसाधन होगा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे संसाधन होगा वहीं पे डेवलपमेंट होगा। संसाधन बहुत ज़्यादा कंट्री में है लेकिन उनका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। संसाधन को उपयोग भी करने आना चाहिए आपको, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे यूज कर सके संसाधनों को फिर आपको दोहन के लिए। जैसे अफ्रीकन कंट्री को देखेंगे तो संसाधन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सभी अंडर डेवलप है, मतलब डेवलपमेंट वहाँ पे हो ही नहीं रहा है। संसाधन तो बहुत ज़्यादा है अफ्रीकन कंट्री में आप देखिएगा, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो संसाधनों को आपको पता चल जाए और फिर उसका दोहन के बारे में पता चल जाए, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मिल जाए तो टेक्नोलॉजी खुद से भी ईजाद कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी कहीं और से भी मिल जाए तो आपको फिर उसका उपयोग करके आप प्रोडक्शन कर सकते हैं और फिर आपका विकास हो जाएगा वहाँ पे। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर से ही पता चलता है। आपको एक एक रीजन के बारे में बताया जाता है। जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा, यहाँ से कौन सा हमारा मिनरल ज़्यादा मिलता है, कोयला कहाँ से मिलता है, लोहा कहाँ पे मिलता है, लोहा के अनुसार इंडस्ट्री लगती है वो कैसे लगती है, क्यों जो
यूपी बिहार कम डेवलप है, ये सब के बारे में भी आपको बताऊंगा जब रिसोर्स वाला वहाँ पे बात होगा तो। और अगला अब हम देख लेते हैं कि जितना भी मान लीजिए ये सामाजिक, सांस्कृतिक, रहन सहन सब इसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ज्योग्राफिकल सेक्टर से ही कल्चर डेवलपमेंट होता है। आपका संस्कृति जो है इसी से डेवलपमेंट इसका होता है, आपके कल्चर के बारे में, आपके आर्ट इसी से डेवलप होगा। अब जैसे आर्ट डेवलप होगा तो अब हमने देखिए कि हमारे यहाँ पे रेड जो फोर्ट है, मतलब लाल जो पत्थर से बहुत ज़्यादा स्मारक बनाए गए हैं, क्योंकि लाल जो पत्थर है वो मिल जाता है बहुत आसानी से राजस्थान वाले इलाकों में। चाहे संगमरमर भी जो है तो आप देखेंगे कि वो भी मिल जाता है। तो जो संगमरमर देखेंगे उससे भी हमारे मतलब आर्ट वाले चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई गई हैं, तो वो मिला है हमारे यहाँ पे। तो उस ईजी था वहाँ पे लेके फिर बनाना, तो उसलिए हम उसको बनाए हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी आर्ट वाले में। और जो सामाजिक है, तो अब मान लीजिए जो धर्म भी डेवलप होता है, तो धर्म में किस चीज़ की प्रधानता होगी तो वो ज्योग्राफिकल फैक्टर पे ही आपके डिपेंड करेगा। जैसे कि हमारे धर्म में आप देखिएगा, हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में आप देखिए कि सूर्य का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और फिर मुस्लिम धर्म में आप देखिएगा चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अब जो इस्लाम डेवलप हुआ है तो वो आप देखिएगा अरब वाले क्षेत्र में हुआ है। और जो अरब वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे आप देखिएगा रेगिस्तान है तो हमेशा एक तो ऐसे ही गर्मी पड़ती है और धूप की वजह से और ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होता है लोगों को। तो अब वहाँ उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा चांद, हमारे लिए देखिएगा कि इम्पोर्टेंट होगा धूप। क्योंकि आप देखिएगा जो हिंदू धर्म डेवलप हुआ है तो आर्यों द्वारा माना जाता है डेवलप हुआ है। और आर्यों द्वारा माना जाता है डेवलप हुआ है तो समझिए कि उस टाइम हम कहाँ किस एरिया में आर्य आए थे। सबसे पहले आप देखिए कश्मीर सिंध वाले इलाकों में, जो कि पंजाब है आज, उस एरिया में आके बसे लोग। और वहाँ पे आप देखिए कि बर्फीला क्षेत्र था पहले, अभी भी है। तो पहाड़ी इलाका है, बर्फ है, ठंड होगा बहुत ज़्यादा, वहाँ से शीतलहर चलती थी हमेशा से टकरा के हिमालय पर्वत से। तो वहाँ पे ठंड जो होता था वो बहुत होता था। और ठंड के लिए फिर आपको क्या ज़रूरत होगी, सूर्य की ज़रूरत होगी। फिर जो हमारा धर्म डेवलप हुआ तो धीरे धीरे उसमें सूर्य का बहुत ज़्यादा महत्व आ गया। तो सूर्य पुत्र कर्ण देख लेंगे, और हर एक जो कहानी देखेंगे उसमें हमारा सूर्य से जोड़ा गया। और मुस्लिम का जो भी देखेंगे धर्म में चीज़ें, तो वहाँ पे चंद्रमा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं, उसी से पता चलती है हमारे ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी के अनुसार फिर धर्म हमारा डेवलप होता है। चाहे जो पब्लिक होता है उसका रहन सहन, चाहे पब्लिक का बनावट। अफ्रीका वाले क्षेत्र में आप देखिए कि पब्लिक लंबे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं और उनका रंग जो होता है वो काला होता है। तो अब काला मैं इस सेंस में नहीं कर रहा, इसके लिए मैं मतलब कि भेदभाव कुछ वाला वो रीजन है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा। तो उनका थोड़ा रंग देखिएगा उस टाइप का होता है और फिर लंबे चौड़े होते हैं। तो अब वहाँ पे धूप ज़्यादा मिलती है, धूप एक ज़्यादा मिलेगी तो एक तो है कि आपका कलर गिरेगा, और दूसरी बात है कि आपका किसी भी एरिया में धूप ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे हर एक चीज़ों का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। वहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा उगेंगे। मतलब जो पृथ्वी का मेन सोर्स है एनर्जी का तो वो सन ही है, और सन जहाँ पे ज़्यादा लाइट आएगी वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ पे हर एक चीज़ें लंबी होंगी। पौधे भी आप देखेंगे जब मैं पढ़ाऊँगा, एवरग्रीन जो ट्री मिलेगा आपको तो वो ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र में ही मिलेगा। तो वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। तो वो क्यों वहाँ पे विकास हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी मिल रही है। और ठंडे इलाकों में आप देखेंगे लोग गोरे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको रोशनी नहीं मिल रही है, और एक तो ठंड से फिर लोग गोरा हो जाता है। तो लोगों का जो कद है, चाहे कलर है, जो भी चीज़ें वो भी डिपेंड करती है। आप लोग अपने ही देश में देख सकते हैं कि जो हमारे दक्षिण भारत के हमारे जो भाई बहन हैं उनके कलर में थोड़ा सांवलापन होता है, लेकिन उत्तर भारत के देखेंगे तो थोड़ा ये पीला टाइप का आप कलर देखेंगे, क्योंकि ये ठंडा वाला इलाका है जो कि दक्षिण भारत से ये ठंडा इलाका है। और फिर यहाँ पे हिमालय पर्वत भी है, तो इधर मतलब एज कंपेयर देखिएगा तो ठंड काफ़ी रहता है दक्षिण भारत के अलावा। तो फिर यहाँ पे जो रहन सहन है उसमें भी डेवलपमेंट दूसरा देखेंगे। वहाँ पे लुंगी का प्रचलन है, यहाँ पे लोग कुर्ते पैजामे पहनते हैं। तो लुंगी वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे गर्मी पड़ती है उसके लिए आपको मतलब उस टाइप के कपड़े पहनने पड़ते हैं। और इधर ठंड पड़ता है तो इधर का आप देखेंगे कपड़ा बिल्कुल अलग है। चाहे आप राजस्थान वाले इलाकों में देखिए पगड़ी, या फिर आप अरब कंट्री में देखिए तो वहाँ पे पूरी तरह से शरीर को ढकने का कल्चर है। पूरे मतलब कि जो लेडीज है और जेंट्स है दोनों एक ही तरह के कपड़े देखेंगे तो पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सूर्य की रोशनी से बचना है, इस वजह से वो चेहरे को ढकते हैं। चाहे पूरी तरह से उनका कवर होता है। और लंबे लंबे कोट पैंट आप देखेंगे जो ठंड वाले यूरोपियन कंट्रियों में लंबे लंबे कोट होते हैं, तो वो आज हम पहन रहे हैं, लेकिन वो मतलब समझिए कि वो तो देख के पहन रहे हैं। लेकिन वो जो हमारा कपड़ा बनाया गया था वो हमारे ज्योग्राफी के अनुसार जो सूटेबल था वो बनाया गया था। वो चीज़ों को हम ऐसे भूल रहे हैं। तो वो कल्चर वाले चीज़ों में मैंने आपको बताया ही है कि क्यों हम फिर उधर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो रहन सहन, धार्मिक जो संस्कृति है आपका, संस्कृति में क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंट होगी वो आपको पता चलेगा। चाहे आप देखेंगे कि हमारे संस्कृति में तो वो गाय का बहुत ज़्यादा महत्व है, और ऐसा नहीं है बैल का भी महत्व है। तो बैल अब कृषि प्रधान हमारा देश शुरू से ही रहा है। तो आप अगर आर्यों के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ से ही गाय का महत्व बहुत ज़्यादा
है, गाय का महत्व है। और धीरे धीरे उत्तर वैदिक कालों में मतलब हजारों गाय को एक साथ कटवा दिया जाता था और जितने भी पशु होते थे लगभग कटवा दिया जाता था। तो उसके बाद आप देखिएगा ब्राह्मण धर्म डिक्लाइन होने लगा और बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है उसका विकास हुआ। वहाँ पे ये विकास हुआ, आपने देखा है अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो। ये बिल्कुल मैं जो भी चीज़ें बताया हूँ तो वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझाया होगा। अगर मेरा क्लास आप देखे होंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये फिर डेवलप होता है और धीरे धीरे फिर उनको पता चला है ब्राह्मण धर्म, जो बाद में ब्राह्मण धर्म अपने में स्वीकार करते हैं कि ये चीज़ें थी जो हमने गलत किया। और बाद में उन्होंने फिर गाय के जो हत्या है उस पर रोक ही लगा दी और आज तक वो हत्या पे रोकी है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी। एक तो कृषि प्रधान में आपको गाय की ज़रूरत है और दूसरा है कि और भी जानवर की ज़रूरत है, क्योंकि कृषि करने के लिए पहले ये जो आज आप ट्रैक्टर वगैरह देखते हैं वो तो था नहीं, पहले था तो वो जानवरों से ही कृषि होती थी, तो उसके लिए जानवरों का महत्व है। तो फिर हमारे यहाँ देखिएगा कि गाय का धीरे धीरे महत्व बढ़ा, जो कि आज भी आपको दिखता है। और कृषि प्रधान जो भी कंट्री है उसमें आपको पशुओं का इंपॉर्टेंस दिखेगा। तो ये भी आपको ज्योग्राफी से ही पता चलती है कि कौन से वस्तुओं का किस संस्कृति में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कौन से जानवर इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको पता चलेगा ज्योग्राफी से ही। और फिर अगला जो हमारा है इंपॉर्टेंस इसकी, तो भविष्य के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं आप। अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज होगी तो भविष्य के भी बारे में आपको पता चल जाती है। इससे कैसे चलती है तो ये समझिए, जैसे आर्कटिक जो क्षेत्र है तो अब सभी जानते हैं वहाँ पे मिनरल है तो अब आने वाले दिनों में वहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब कि अब देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। चाहे आप साउथ चाइना सी देख सकते हैं तो वहाँ पे भी माना जाता है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स है। और रिसोर्स फिर कैसे पता चल रहा है, वो पढ़ने से आपको ज्योग्राफी पता चला कि किस क्षेत्र में कैसा रिसोर्स है। क्योंकि नदियाँ जब आती हैं तो नदियाँ फिर जितने भी डिपोजिशन लेके आती हैं वो समुद्र में गिराती हैं और समुद्र में गिराती हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे जितने जीवाश्म होते हैं इकट्ठा होते हैं और फिर वहाँ से पेट्रोलियम वगैरह मिलने लगता है, तो वो समुद्र इंपॉर्टेंट हो जाता है आसपास वाला। और दूसरी बात है ज्वालामुखी निकलती है पृथ्वी में, आप समुद्र के अंदर से भी ज्वालामुखी निकलती है तो वहाँ पे भी आइलैंड छोटे छोटे बनते हैं। तो आइलैंड भी एक मिनरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, मिनरल वहाँ पे भी आइलैंड में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अब साउथ चाइना सी में एक तो आपको देखेंगे कि आइलैंड बहुत सारे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सामरिक महत्व जो कि सैनिकों के लिए महत्व है, जहाँ पे आप सैनिक बेस बना सकते हैं। और दूसरा है कि वहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा है, तो मेनली रिसोर्स के लिए ही लड़ाई होता है। वो तो सैनिक एक आपका साधन है उस रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी आपको पता चलता है ज्योग्राफी से ही। अब जब ज्योग्राफी आप पढ़िएगा तो वहाँ पे पता चलेगा कि किस एरिया में कितना रिसोर्स है, वो मैं आपको बताऊँगा ही वहाँ पे। और जिधर ज़्यादा रिसोर्स होगा वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये आपको पता होनी चाहिए। जो अभी सभी कंट्री हैं तो आप देख रहे हैं कि आर्कटिक वाले क्षेत्र में सभी अपना नज़र गड़ाए बैठे हैं। रूस अपना अलग दल भेजता है वहाँ पे खुदाई के लिए, ब्रिटेन अलग भेजता है, चाइना अलग भेजता है, अमेरिका अलग भेजता है, क्योंकि वहाँ पे पता है सबको कि रिसोर्स है। भारत भी रूस के साथ मिला हुआ है, रूस के साथ मिलके भारत भी, हम भी वहाँ पे चाहते हैं रिसोर्स का अगर निकले तो वहाँ पे हमें भी अपनी हिस्सेदारी मिले। तो अब वो आने वाले दिन में समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बनने जा रहा है। तो इससे आपको भविष्य के बारे में पता चलती है। और फर्दर ये भी है कि पर्वत है, पठार है, तो इसका बनने का भी साइकिल होता है। एक जो पर्वत बनता है तो उसका भी साइकिल है, जैसे कि आपका एज साइकिल है, बचपन से आप नौजवान होते हैं, नौजवान से बूढ़े होते हैं, फिर मृत्यु होती है। तो वैसे ही पहाड़ होता है, पहाड़ों के भी आपको लाइफ साइकिल जानना पड़ेगा। पर्वत, पठार, सबका लाइफ साइकिल होता है, तो वो भी आपको भविष्य के बारे में बताता है। अब जैसे भविष्य के बारे में आप समझ सकते हैं कि भूकंप है, तो अब दिल्ली वाले एरिया में बोला जाता है कि एक भूकंप आएगा बहुत बड़ा, क्योंकि ट्रेंड लोग देख के आया है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो दिल्ली में लगभग हर एक 50-100 साल में एक बड़ा भूकंप 100 साल में आता है। तो वो फिर उसका वैज्ञानिक अनुमान लगा के बोलते हैं कि एक बड़ा भूकंप आएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप भविष्य के बारे में आपको पता चलती है ज्योग्राफी पढ़ने से। तो ये इतना इम्पोर्टेंट आपने चीज़ों को जान लिया ज्योग्राफी के बारे में कि इतना इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और आपको पता होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें जितना मैं बताया सबका क्लियरिफिकेशन दूंगा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में, ये क्लास कंप्लीट होगा। तो बस आपको देखना है, कुछ भी चिंता नहीं करनी, वो चीज़ें मैं आपको करा दूंगा सिलेबस टोटली और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।